आज का ये वीडियो क्लास 11th के बच्चों के लिए होने वाला है। आज की इस वीडियो में हम बहुत इम्पोर्टेंट जो है आपका पेपर करने वाले हैं पॉलिटिकल साइंस का। और क्लास 11th के बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है आज का ये वीडियो। और मैं इससे पहले कुछ बताना चाहता हूँ कि आपका जो प्रैक्टिस पेपर है उसमें हमने जो है प्रैक्टिस पेपर आपके 4 तक कर लिए, ठीक है। 4 पेपर हमने ऑलरेडी ऐसे बना रखे, उस पे जाइए और प्रैक्टिस करिए। आपको जो है नीचे अगर आप डिस्क्रिप्शन पे क्लिक करेंगे तो नीचे आपको वीडियो दिख जाएगा, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक नहीं मिलेगा, डायरेक्ट जो है नीचे की तरफ और आएंगे तो वहां वीडियो दिख जाएगा चारों का। तो वहां आप जाकर जो है देख सकते हो। और बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये चारों पेपर। और आज की इस वीडियो में हम एक और पेपर करने वाले हैं जिसमें आपका जो है पेपर कैसा आएगा। 18 तारीख का जो आपका पेपर होने वाला है, ठीक है, उसके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए, तो जरूर देखिए पूरा वीडियो को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो मैं आपको कुछ जर्नल इंस्ट्रक्शंस होते हैं जो भी पेपर के, वो चीजें बता देता हूँ, हर बारी में बता देता हूँ। और ये है कि बच्चे जो है इसको सही से एक बार देख ले, हर बार देखने की जरूरत नहीं होती, लेकिन मैं फिर भी कई सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनको पता ही ना हो। पेपर 2 घंटे का है, 40 नंबर का आपका ये पेपर होगा। सामान्य निर्देश पे आते हैं हम, तो सामान्य निर्देश में दिया गया है ये प्रश्न पत्र जो है, इसमें टोटल जो है 3 सेक्शन है। पहले सेक्शन में जो है आपका 8 क्वेश्चन होगा और ये 2-2 अंक के होंगे। दूसरा जो सेक्शन होगा आपका, इसमें 3 प्रश्न है और ये 4 अंक के होंगे। और जो सेक्शन सी है उसमें 6 अंक के प्रश्न होंगे और ये इसमें जो है 2 क्वेश्चंस है, ठीक है, 6 अंक के 2 क्वेश्चंस है। तो ये आपने हिंदी में देखा। इंग्लिश में चाहे तो आप यहाँ पे भी, इंग्लिश में भी चाहे तो आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपका जो है जनरल इंस्ट्रक्शंस इंग्लिश में भी दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ आप चाहे तो पढ़ सकते हैं। आगे आता हम, आगे जो है हम डायरेक्ट पेपर पे आते हैं। तो यहाँ से आपका जो है पेपर स्टार्ट हो जाता है सेक्शन ए। यहाँ से आपका सेक्शन है अनुभाग ए, ठीक है। इसमें इसके अंदर जो भी क्वेश्चंस होंगे, यहाँ पे जो क्वेश्चंस दिखेंगे आपको 8 क्वेश्चन दिखेंगे और ये 2 नंबर वाले होंगे, ठीक है। टोटल जो है 16 नंबर का ये आपका सेक्शन ए होता है। तो यहाँ पे हम इसके क्वेश्चंस पे आते हैं। तो यहाँ सबसे पहले क्वेश्चंस, यहाँ पे मैंने इसको खुद बनाया और बहुत ज्यादा मेहनत लगी है बनाने में, ठीक है। तो अच्छे तरीके से समझे सभी क्वेश्चनों को। न्यायपूर्ण बंटवारा पूछा गया है यहाँ पे। सबसे पहला क्वेश्चन है न्यायपूर्ण बंटवारा। तो देखिए देखिए मैं एग्जांपल से आपको समझाता हूँ। जैसे ये आपका क्या है कि ये एक प्रॉपर्टी है, किसी का भी प्रॉपर्टी है। मैं एक परिवार का लेके आपको बता रहा हूँ, प्रॉपर्टी है। तो यहाँ पे एक परिवार है जिसके जो है 3 भाई हैं, ठीक है। जिसके पिता के जो है 3 बेटे हैं, ठीक है। ये पिता हो गए और इनके 3 बेटे हैं। अब न्याय क्या होगा इसमें कि इस इनकी जो भी प्रॉपर्टी हो तीनों भाइयों में बराबर बट जाए, ठीक है। तो यहाँ पे इनका बंटवारा क्या हो गया, न्यायपूर्ण, मतलब एक तरह से समान। अब वही गवर्नमेंट की बात आती है, मतलब जो भी हमारे ऐसी जो भी प्रॉपर्टी होती है जो सरकारी होती है, ठीक है। सरकारी प्रॉपर्टी हो गया, सरकारी, अब देखिए जंगल सब हो जाते हैं और बहुत बड़े बड़े क्षेत्र हो जाते हैं जो सरकार के अंडर में आते हैं। तो वो जो भी प्रॉपर्टी है उसका क्या है, कोई एक व्यक्ति तो यूज नहीं करेगा, वो पूरी की पूरी जो भी, जैसे आप पार्क हो गए, ठीक है, पार्क को हम सब यूज कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या बात करें, न्यायपूर्ण बंटवारे का मतलब है कि सभी व्यक्ति, समाज के सभी व्यक्तियों को लाभ मिले उससे, ठीक है, सभी व्यक्ति यूज कर पाए। तो यहाँ पे सामाजिक न्याय का अर्थ क्या है, वस्तुओं और सेवाओं के न्यायपूर्ण वितरण से भी है। यानी वस्तुओं, ठीक है, और जो भी सेवाएं है उनके क्या है, न्यायपूर्ण वितरण से भी है। यह वितरण समाज के विभिन्न समूहों और व्यक्तियों के बीच होता है ताकि नागरिकों को जीने का समान धरातल मिल सके। भारत में जैसे छुआछूत प्रथा का उन्मूलन, आरक्षण हो गया, उसकी व्यवस्था की गई तथा कुछ राज्य सरकारों द्वारा उठाए गए जो भूमि सुधार जैसे कदम है। तो यहाँ पे आप देखेंगे छुआछूत जो था वो पहले बहुत जो है, पहले बहुत फैली हुई थी, अब उसको हटाया गया। साथ ही जो है आरक्षण की व्यवस्था की गई है उनको ऊपर उठाने के लिए जो किसी समय में प्रताड़ित किए गए थे, ठीक है, किसी उच्च वर्ग द्वारा जो है उनका शोषण हुआ था। तो यहाँ पे देखेंगे आप न्यायपूर्ण बंटवारा क्या है कि वस्तु और सेवाएं जो भी है उनके समान वितरण से, ठीक है। अब आगे आगे आते, इसी के अथवे में दिया जाएगा आपको, पहला ही क्वेश्चन है उसी के अथवे में पूछा जाएगा कि समानता महत्वपूर्ण क्यों है। तो देखिए समानता हमारे लिए क्यों जरूरी है, तो बहुत सारे ऐसे रीजंस है जिससे हम कह सकते हैं समानता जरूरी है। देखिए गरीबों के अगर समानता देंगे तो वहां पे जो है गरीबों का पक्का है कि शोषण होगा, यानी गरीबों के ऊपर अत्याचार होगा। तो गरीबों का शोषण ना होने के लिए हमें हमें जो है समानता चाहिए। स्वतंत्रता को बचाने के लिए समानता की आवश्यकता है। भेदभाव व्यवहार को बचाने के लिए जो है समानता की आवश्यकता है।
लोकतंत्र को बचाने के लिए और विकास करने के लिए जो हमें समानता चाहिए ही चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ इस तरह से समानता क्यों महत्वपूर्ण है। 2 अंक का ये क्वेश्चन था। ठीक है, और मैंने आपको 4 पॉइंट बता दिए। आप छोटे छोटे पॉइंट नहीं लिखना है आपको, 2 से 3 आपको पॉइंट लिखने हैं, लेकिन बड़े लिखने हैं। यहाँ पे आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला जो क्वेश्चन है आपका ये है दूसरा, गांधी जी का स्वराज से क्या आशय था। ये देखेंगे, ये क्वेश्चन आपका जो है सैंपल पेपर में भी दिया गया था और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ऑलरेडी इंपॉर्टेंट है ये। तो गांधी जी का स्वराज से क्या मतलब था, कहने का मतलब है, तो स्वराज का एक शब्द में कहे तो इनका मतलब था खुद के ऊपर अपना राज। ठीक है, यानी स्वराज का आशय अपने ऊपर अपना राज है। गांधी जी ने हिंद स्वराज में इसके विषय में लिखा है। गांधी जी के अनुसार जब हम खुद के ऊपर यानी स्वयं के ऊपर शासन करना सीखते हैं तभी स्वराज है। स्वराज केवल स्वतंत्रता ही नहीं बल्कि ऐसी संस्थाओं से मुक्ति भी है जो मनुष्य को उसी मनुष्यता से वंचित करती है। गांधी जी का मानना था कि स्वराज के फलस्वरूप होने वाले बदलाव न्याय के सिद्धांत से निर्देशित होकर व्यक्तिगत और सामूहिक दोनों तरह की संभावनाओं को अवमुक्त करेंगे। तो सीधा सा मतलब क्या है, इन्होंने एक स्वराज की, हिंद स्वराज इनकी पुस्तक का नाम है, इनमें लिखा, इनका जिक्र भी किया, और साथ ही आशय क्या है इनका, तो इनका मतलब था अपने ऊपर अपना राज है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको जो है 2 नंबर का तो थोड़ा बढ़ा चढ़ा के लिखना होगा। ठीक है, आगे आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन जो है आपका तीसरा है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उसके पद से हटाने की प्रक्रिया आपको 2 नंबर में पूछा गया, तो आप महाभियोग द्वारा इनको हटाया जा सकता है। अयोग्य घोषित हो गए फिर उनको जो है हटाया जा सकता है उनके पद से। विशेष बहुमत से प्रस्ताव पारित हो जाए संसद में तो जो है आपका जो है न्यायाधीश जो है, सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश है उनको हटाया जा सकता है, और दोनों सदनों में बहुमत के बाद भी जो है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जा सकता है। लेकिन आज तक ऐसा एक बार भी नहीं हुआ है। एक बार कोशिश हुई थी लेकिन जो है सफल नहीं हो पाए थे। ठीक है, अभी तक एक बार भी जो है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उसके पद से नहीं हटाया जा सका है। आगे आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला जो क्वेश्चन है आपका चौथा, लोकसभा की किन्हीं 2 विशेष शक्तियां बतानी है। तो लोकसभा की विशेष शक्तियां जो है ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वैसे तो। ठीक है, तो इन सभी क्वेश्चन को कर लेना। लोकसभा के पास जो है पहली शक्ति यह है कि धन विधेयक केवल जो है लोकसभा में ही पेश हो सकता है, वो राज्यसभा में नहीं होता है, और वही जो भी होगा संशोधन होगा और या नहीं होगा वो लोकसभा के ऊपर ही डिपेंड है। और दूसरा है आपका पॉइंट, वो है मंत्री परिषद जो है केवल लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, ना कि राज्यसभा के प्रति। तो ये लोकसभा की जो विशेष शक्ति है वो ये है। आगे आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपका पांचवा है। पांचवा क्वेश्चन है, अर्ध अध्यक्षात्मक कार्यपालिका का वर्णन करना है। तो देखिए, अर्ध अध्यक्षात्मक कार्यपालिका होता क्या है, तो इसका मैंने एक्सप्लेनेशन ऐसे दे रखा है। राज्य का प्रमुख इसमें जो है राष्ट्रपति होता है, सरकार का प्रमुख प्रधानमंत्री होता है इसमें, और प्रधानमंत्री तथा उसकी मंत्री परिषद जो है विधायिका के प्रति उत्तरदायी होते हैं। 2 अंक में पूछा जाए तो आपको ज्यादा नहीं लिखना है। ठीक है, ये नहीं कि 2 अंक में आपका 6 नंबर वाला क्वेश्चन आ गया आप तो 6 नंबर जितना लिखे हो, भाई उतना मत लिखना, क्योंकि 2 नंबर ही मिलने हैं आपको, तो उसको देख के लिखना है, टाइम भी बचाना है हमें। आगे आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपका 6th है, न्यायपूर्ण जो बंटवारा है वो क्या है। तो न्यायपूर्ण बंटवारा क्या है, सामाजिक न्याय का अर्थ वस्तुओं और सेवाओं के न्यायपूर्ण वितरण से भी है। यह वितरण समाज के विभिन्न समूहों और व्यक्तियों के बीच होता है ताकि नागरिकों को जीने का समान धरातल मिल सके। 2 बार आ गया क्वेश्चन गलती से, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और जैसे मैंने आपको समझाई दिया था ये जो है गलती से जो है 2 बार ले लिया गया। एक पहला क्वेश्चन है, एक यहाँ पे आ गया। ठीक है, आगे आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला जो क्वेश्चन है, अफसरों की समानता क्या है। अब यहाँ पे अफसरों की समानता क्या है, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा। देखिए, अफसर क्या, गवर्नमेंट जो भी स्कीम निकालती है, ठीक है, गवर्नमेंट की कई सारी स्कीम आती है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे स्कीम आ रही है गवर्नमेंट की, इसका क्या अवसर दे रही है गवर्नमेंट की, आप जो है नौकरी पाओ, मतलब बहुत सारे अवसर देती है। तो यहाँ पे क्या है, सभी वर्ग है, और सभी वर्ग का क्या है कि बराबर ही हिस्सेदारी होगी, मतलब कोई भी जो है इसको भर सकता है। ये अवसर है, अवसर की सब में क्या है, समानता है। सरकार ने जो भी निकाला है वैकेंसी वो सभी वर्ग के जो भर सकते हैं, तो ये अवसर की समानता है। तो मोटे तौर पर इसका अर्थ ऐसे सामाजिक वातावरण से जिसमें व्यक्तियों को शिक्षा, रोजगार, स्वस्थ सुविधाएं आदि की प्राप्ति में ऐसी चीजों के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाता हो जिन्हें व्यक्ति कोशिश करके भी नहीं बदल सकता।
समान अवसर के निर्माण एवं क्रियान्वयन के लिए सरकार और संस्थाएं तरह तरह के जो है उपाय करते रहती है। तो यह अवसरों की समानता है जिसमें सभी व्यक्तियों को शिक्षा, रोजगार हो गया, स्वास्थ्य सुविधाएं हो गए, इनकी जो प्राप्ति होती है उसमें जो है इन चीजों में क्या है कि इनके आधार पर जो है भेदभाव नहीं किया जाए। ऐसा भेदभाव होता है कि जो व्यक्ति कोशिश करके भी नहीं बदल सकता, तो वो भेदभाव जो है नहीं होना चाहिए। ठीक है, आगे आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया वो है नागरिक स्वतंत्रता। नागरिक स्वतंत्रता का अर्थ बताना है और इसके आंसर्स को देखते हैं हम। तो एक व्यक्ति, ये देखिए, नागरिक स्वतंत्रता कोई देश जो है अपने व्यक्ति को देता है। ठीक है, कोई देश या राष्ट्र कह लीजिए आप, राष्ट्र जो है अपने जो भी उसके अंदर मतलब उसके लोग होते हैं, नागरिक होते हैं, उसको देता है ये नागरिक स्वतंत्रता। इसके अंदर उसको कई सारी स्वतंत्रताएं मिलती है जो संविधान के अनुसार होती है। ठीक है, तो एक व्यक्ति को किसी राज्य का नागरिक होने के कारण मिलती है। जैसे हम भारत के हैं तो भारत की जो भी बताया गया है नागरिक की स्वतंत्रता क्या होगी, तो वो हमारी होगी। दूसरे देश की अलग होगी, ऐसे ही दूसरे देश की अलग होगी। तो ऐसी स्वतंत्रता को राज्य के माध्यम से दिया जाता है। राज्य के संरक्षण में ही व्यक्ति इस स्वतंत्रता का प्रयोग अपने विकास के लिए करता है, बिना किसी की स्वतंत्रता को बाधित किए हुए। तो नागरिक स्वतंत्रता कुछ इस तरह से हो जाएगा। अब आते हैं हम अगले सेक्शन पे। सेक्शन ए आपके टोटल जो है 8 क्वेश्चन थे और यहाँ पे आपने देखे टोटल जो है 16 नंबर का ये आपका सेक्शन ए होगा। और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है सभी 2-2 नंबर वाले क्वेश्चन। इन क्वेश्चन को जरूर आप रेडी कर ले और इससे पहले के भी पेपर करवाए गए उसमें भी 2-2 नंबर के क्वेश्चन है, तो उनको भी देख ले। आगे आते हैं हम सेक्शन बी पर। सेक्शन बी है आपका नोवा क्वेश्चन है, प्राकृतिक व सामाजिक असमानता में अंतर स्पष्ट करना है। 4 अंक का ये क्वेश्चन है। ठीक है, 4 अंक का ये क्वेश्चन है आपका। तो प्राकृतिक व सामाजिक असमानता में अंतर स्पष्ट करना है। तो देखिए, प्राकृतिक असमानता क्या होती है? प्राकृतिक असमानता जो हमें जन्म से ही जो है मतलब एक प्रकृति के द्वारा आप इसे कह सकते हैं जो मिलती है, जिसको हम बदल नहीं सकते। जैसे प्राकृतिक ऐसा मानता है, यानी प्राकृतिक असमानता, ठीक है, ऐसा मानता है कि लोगों में उनकी विभिन्न क्षमताएं, जो भी क्षमताएं है, एक सेकेंड, प्राकृतिक असमानता ऐसा मानता है लोगों में उनकी विभिन्न क्षमताओं, प्रतिभा और उनके अलग अलग चयन के कारण ये पैदा होता है। ठीक है, प्राकृतिक असमानता। प्राकृतिक असमानता ऐसा मानता है लोगों को कि जन्मजात विशिष्टताओं और योग्यताओं का परिणाम मानी जाती है। यह आमतौर पर मान लिया जाता है कि प्राकृतिक विविधताओं को क्या है, बदला नहीं जा सकता। अब देखिए, ऐसा होता है कि जन्म होता है किसी का भी, ठीक है, और वो जन्म से ही क्या है कि उसके अंदर कुछ अलग शक्ति कह लीजिए, जो भी कुछ है अलग, ठीक है, या आप देखते होंगे कोई कोई जो है मतलब कि कोई जन्म से ही जो है उसका शरीर जो है सही नहीं हो पाता है। तो क्या जो भी प्राकृतिक रूप से उसके अंदर जो विविधता है वो जन्म से ही होती है, तो उसे एक तो प्राकृतिक में ला देंगे, जिसको हम चाहकर भी नहीं बदल सकते, हो तो अपने आप ही हुआ है, प्रकृति के द्वारा हुआ है। और एक होती है सामाजिक असमानता। सामाजिक असमानता वह होती है जो समाज के द्वारा पैदा होती है। ठीक है, सामाजिक असमानता जो है वह होती है जो समाज में अवसरों की समानता होने या किसी समूह का दूसरे समूह के द्वारा शोषण किए जाने से पैदा होता है। सामाजिक असमानता को समाज ने पैदा किया है। उदाहरण स्वरूप जो है कुछ समाज बौद्धिक काम करने वाले लोगों को शारीरिक क्रिया करने वाले से जो है अधिक महत्व देते हैं। ठीक है, और विभिन्न वंश, रंग, जाति या लोगों के साथ भिन्न भिन्न व्यवहार करते हैं। तो देखिए, यहाँ पे एक दिमाग में बना रखा है लोगों ने कि जो भाई जैसे गांव सब में क्या होता है, गांव में यही होता है कि जो समझता है कि ये बच्चा पढ़ा लिखा और ये कंप्यूटर पे काम कर रहा है, ठीक है, कंप्यूटर पे जो है काम कर रहा है, ये तो बहुत अच्छा है, इसका बहुत अच्छा मतलब इसको बहुत अच्छा माना जाता है। वहां पे आप पढ़े लिखे हो बहुत, वही एक जो है इससे ज्यादा मेहनत करता है लेकिन वो पढ़ा लिखा नहीं, अनपढ़ है, तो वो सब अहमियत नहीं देते, भले ये इसके ज्यादा अर्निंग करे या ज्यादा पैसा कमाए। ठीक है, तो यहाँ पे एक दिमाग में बना रखा है, पैदा कर रखा है समाज ने, ठीक है, उसको ज्यादा अहमियत देते जो एक अच्छा पढ़ा लिखा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो है सामाजिक असमानता हो जाएगी। इसके अंदर आप ये पॉइंट्स एंटर कर दोगे, लिख दोगे। आगे आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है आपका 10वां। यहाँ पे पूछा गया है राजनीतिक कार्यपालिका और स्थायी कार्यपालिका में अंतर। देखिए, ये क्वेश्चंस मैंने आपको पहले भी करवा रखे 2-2 नंबर में, और ये अब 4 नंबर में पूछा गया है।
और 4 नंबर में भी बहुत पूछा जा सकता है, 6 नंबर में भी पूछा जा सकता है और ये 2 अंक में भी पूछा जा सकता है। तो इस क्वेश्चन को जरूर रेडी कर ले। राजनीतिक कार्यपालिका होती क्या? तो इनका चुनाव होता है 5 वर्षों के लिए, ठीक है, इनको चुना जाता है। इनको समय से पहले भी हटाया जा सकता है और अपने कार्य में बहुत अच्छे नहीं होते, ठीक है। और ये क्या होते हैं? अस्थायी होते हैं। मतलब इनको क्या है कि एक देखिए अस्थायी किस तरह से, ये 5 वर्षों के लिए चुने गए, कभी भी समय से पहले, मतलब 5 वर्षों से पहले भी इनको हटाया जा सकता है, तो अस्थायी हो गई है, ठीक है। और ये अस्थायी होते हैं तो अपने कार्य में बहुत अच्छे नहीं हो पाते हैं। वही स्थायी कार्यपालिका की बात करें हम, तो इसके अंदर क्या होता है, ये एक तो आप लिख सकते हैं स्थायी है, यहाँ के लोग जो है स्थायी होते हैं। रिटायरमेंट की आयु, जब तक इनकी रिटायरमेंट की आयु नहीं हो जाती तब तक ही काम करते रहते हैं और ये अपने कार्य में बहुत अच्छे होते हैं और अपने कार्य में दक्ष और निपुण होने के कारण क्या है, ये जो राजनीतिक कार्यपालिका है ये इनकी क्या करते हैं, मदद करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आप ये पॉइंट्स इसके अंदर डाल सकते हैं। ये आपका राजनीतिक और स्थायी कार्यपालिका हो जाएगा। राजनीतिक कार्यपालिका में कौन कौन आ जाते हैं? आपके मंत्री आ जाते हैं, जो भी हो, ठीक है। और यहाँ पे आपके स्थायी में आ जाते हैं आपके IPS, ठीक है, IAS ऑफिसर्स और भी बहुत सारे ऑफिसर्स आ जाते हैं यहाँ पे। इनकी स्थायी होती है क्योंकि ये कोई एग्जाम क्रैक करके आते हैं और ये जो है चुनाव में जीत कर आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये आपने जान लिया राजनीतिक कार्यपालिका और स्थायी कार्यपालिका। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला जो क्वेश्चन है मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, 11वां है, मैप से रिलेटेड आएगा और मैप मैंने आपको ये कई बार करवा रखा है, ठीक है। और इस चैप्टर मतलब जो आपके 6 चैप्टर आ रहे हैं टर्म 2 में पॉलिटिकल साइंस में, तो यहाँ पे जो है सिर्फ एक ही चैप्टर जो है आपका मिला है जिसका मैप का है। बाकी मैं और निकाल के आपको दिखा दूंगा, अलग वीडियो बना दूंगा मैप का। तो यहाँ पे ये मैप के लिए मैंने आपको कई बार बता रखा, तो यहाँ आप देख सकते हो मैप में ये क्वेश्चन पूछा गया है द्विसदनीय विधानमंडल के बारे में। और यहाँ पे जो है स्टेट दे रखे जहाँ पे द्विसदनीय व्यवस्था है, जहाँ पे द्विसदनीय यानी 2 सदन की व्यवस्था है, जहाँ पे उत्तर प्रदेश है, कर्नाटक है, महाराष्ट्र है, तेलंगाना है, बिहार है, आंध्र प्रदेश है। अब यहाँ से क्वेश्चन में आपको यही पूछा जाएगा और यहाँ पे जो है आपको मैप में फिल करना पड़ेगा। मैप में आपको लास्ट में दिखा दूंगा, मैंने कई बार फिल करके आपको बता रखा है, ठीक है। यहाँ पे आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन जो है आपका अगले सेक्शन पे आते हैं। अगला सेक्शन आपका सी होने वाला है और इसमें जो है 6 अंक के जो है 2 क्वेश्चन होंगे। टोटल 12 नंबर का ये आपका सेक्शन होने वाला है और दोनों में ही अथवा देखने को मिलेगा आपको, ठीक है। तो 12वां क्वेश्चन है राज्यसभा और लोकसभा में अंतर बताइए। तो राज्यसभा और लोकसभा में अंतर जो है 4 नंबर में भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है और इसको 6 नंबर का तैयार करके जाना है। और पेपर देखिए ज्यादा कठिन तो आएगा नहीं, बहुत इतना कठिन नहीं आएगा पेपर, इजी आएगा पेपर, ठीक है। तो ये नहीं है कि आप कठिन क्वेश्चन करने लग जाओ और इजी वाले जो है छोड़ दे। तो यहाँ पे आपको दोनों पे करना है तैयारी, ठीक है। आपको दोनों पे ही अच्छे तैयारी करना है। कठिन वाले क्वेश्चंस करने हैं लेकिन जब इजी जो आने वाले नॉर्मल क्वेश्चन होते वो आप कवर कर ले। तो राज्यसभा और लोकसभा में अंतर की बात करें, यहाँ पे देखते हैं लोकसभा और राज्यसभा में अंतर। तो सबसे पहले हम जो है राज्यसभा को डिफाइन कर देते हैं। सबसे पहले राज्यसभा, तो यहाँ पर देखेंगे ये इसको ऊपरी सदन कहते हैं, ठीक है। भारतीय संसद का ये ऊपरी सदन है और इसमें सदस्य संख्या जो है 250 है। इसमें से जो 12 सदस्य है वो राष्ट्रपति जी चुनते हैं और 238 सदस्य जो है और राज्य द्वारा अप्रत्यक्ष चुनाव द्वारा जो है निर्वाचित होते हैं। यहाँ पे आपके 2-4 पॉइंट यहीं से निकल गए। 238 सदस्य होते हैं, फिर उनका चुनाव, ये जो भी सदस्य होते हैं इनका चुनाव जो है अप्रत्यक्ष रूप से होता है। इनका निर्वाचन जो भी होता है 6 वर्ष के लिए किया जाता है। राज्यसभा एक स्थायी सदन है और दूसरा है प्रत्येक 2 वर्ष में इनके जो भी 1/3 सदस्य उनका चुनाव होता है। और मनोनीत सदस्य साहित्य, जो भी आप 12 सदस्य राष्ट्रपति जी चुनते, वो सदस्य क्या है, साहित्य हो गया, विज्ञान हो गया, कला हो गया, समाज सेवा हो गया, ठीक है, इन क्षेत्र से जो है लिए जाते हैं। तो यहाँ पे अपने राज्यसभा जाना जहाँ पे इनका चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है, इसको ऊपरी सदन कहते हैं, ठीक है। इसमें 250 सदस्य है जिसमें से 12 राष्ट्रपति जी चुनते, 238 बचे तो उनका अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव हुआ और इनका निर्वाचन 6 वर्षों के लिए किया जाता है। और इसमें प्रत्येक हर 1-2 वर्ष में जो है इनमें 1/3 सदस्यों का चुनाव होता है। तो कुछ पॉइंट आप याद करके रख लेंगे। यहाँ पे लोकसभा की बात करें तो लोकसभा जो है एक निम्न सदन है। लोकसभा क्या है, भारतीय संसद का निम्न सदन है। इसमें सदस्यों की संख्या 550 है। 543 वर्तमान समय में अभी निर्वाचित सदस्य और 2 जो सदस्य वो राष्ट्रपति जी चुनते हैं, ठीक है। इसमें भी राष्ट्रपति जी 2 चुने और उसमें भी 12 चुना उन्होंने। लोकसभा के सदस्यों का जो चुनाव है वो जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है
और इनका कार्यकाल होता है 5 वर्षों का। समय से पहले भी इनको हटाया जा सकता है। और भारत में संसदीय प्रणाली जो है है, ठीक है, जहां इसलिए जो है इस कारण जो है लोकसभा अधिक शक्तिशाली है, क्योंकि इसके सदस्यों का निर्वाचन जो है प्रत्यक्ष रूप से होता है। और ये क्वेश्चन 2 नंबर में आपको पूछा जा सकता है। मैंने एक क्वेश्चन करवाया भी है कि लोकसभा राज्यसभा की तुलना में अधिक शक्तिशाली क्यों है। तो यहाँ पे लोकसभा और राज्यसभा जाना आपने, आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये करके जरूर जाना। आगे क्वेश्चन आपके आते हैं, तो ये क्वेश्चन भी आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे पूछा गया है क्वेश्चन इसी के 8वें में, न्यायपालिका की स्वतंत्रता को संविधान द्वारा जो है किस प्रकार सुनिश्चित किया गया है, इन्हीं 4 उपायों को लिखना है आपको। तो देखिए ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सैंपल पेपर में भी जो है आपको ये क्वेश्चन दिखेगा और आया हुआ था, ठीक है। तो न्यायपालिका की जो स्वतंत्रता है, संविधान ने एक उनको सुरक्षित कर रखा है, उसकी जो भी स्वतंत्रता है उसको सुनिश्चित किया हुआ है। आपको बताना है उसके उपाय। तो देखते हैं इसके आंसर्स को हम। यहाँ पे देखें तो भारतीय संविधान में निम्नलिखित उपाय द्वारा जो है न्यायपालिका की स्वतंत्रता को जो है सुनिश्चित किया गया। पहला, यहाँ पे किसी प्रकार का पहला पॉइंट डाल देंगे, चुनाव के द्वारा जो इनका चयन नहीं होता है। इनका जो चयन होता है कोई राजनीति को दूर रखा गया है इससे, ठीक है। न्यायाधीशों की जो नियुक्ति होती है उसमें राजनीति को दूर रखा गया है और नियुक्तियों के मामले में विधायिका को सम्मिलित नहीं किया गया है। पहला पॉइंट आप ये डाल देंगे। दूसरे पॉइंट पे आएंगे तो दूसरा पॉइंट हो जाएगा आपका, दूसरा पॉइंट देख लेते हैं। दूसरा पॉइंट कुछ इस तरह से है आपका कि न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने के लिए किसी व्यक्ति को क्या है, कोई चुनाव जीत के नहीं आना होता है, ठीक है। कोई चुनाव जीत कर नहीं आना होता है उनको जो है मतलब न्यायाधीश के रूप में अगर किसी बनना है तो उसके लिए उसको अनुभव होना चाहिए, ना कि वो चुनाव जीत के आए। जैसे मंत्री सभा तो इसमें क्या अनुभव चाहिए, वो भी कम अनुभव नहीं चाहिए होता है, 10 से आपको जो है 20 साल मतलब इतने तक का जो है अनुभव चाहिए होता है। तो बहुत कम होता है। मतलब आप कह सकते हैं कि इसका जो चुनाव चुनना होता है ना, मतलब इसमें चुनाव नहीं होता है, इसको जो चुना जाता है इसमें बहुत लोगों की भूमिका होती है, जिसमें राष्ट्रपति हो गए, अन्य जो भी न्यायाधीश है उनका भी अहम रोल होता है। न्यायाधीशों का जो कार्यकाल होता है वो निश्चित होता है, इनका जो भी कार्यकाल होगा, काम की अवधि होगी वो निश्चित होगी। न्यायाधीशों के वेतन संचित निधि से दिए जाते हैं और न्यायाधीशों के रिटायर होने के बाद उनके जो है द्वारा वकालत करने पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है। तो ये जो है न्यायपालिका को जो है स्वतंत्र किस प्रकार जो है स्वतंत्रता दी गई है, संविधान द्वारा सुनिश्चित किया गया। तो आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है आपका 13वां जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नकारात्मक और सकारात्मक स्वतंत्रता में मुख्य अंतर। नकारात्मक स्वतंत्रता होती क्या है और सकारात्मक स्वतंत्रता होती क्या है। नकारात्मक में देखिए, नकारात्मक कहती है कि पूरी की पूरी जो है छूट दी जाए, पूरी स्वतंत्रता दी जाए, पूरी स्वतंत्रता। अब देखिए इससे हानि क्या है, इससे क्या है कि पूरी दे देंगे तो वो कहीं भी आ जा सकता है, वरना आ जा सकता है कहीं भी, लेकिन क्या है वो किसी के पर्सनल रूम में आ जाए तो ये तो गलत है ना। तो मतलब वो कहीं भी आ जा सकता है, लेकिन इससे वो ध्यान रखे कि उससे दूसरे की स्वतंत्रता ना छीन हो। लेकिन नकारात्मक स्वतंत्रता कहता है कि पूरी तरह स्वतंत्रता। जैसे नकारात्मक स्वतंत्रता में किसी बाहरी सत्ता का हस्तक्षेप नहीं होता, यह उस क्षेत्र को पहचाने और बचाने का प्रयास करती है जिसमें व्यक्ति अनुलंघनीय हो, ठीक है। यहाँ पे अब अगले पॉइंट पे आते हैं। नकारात्मक स्वतंत्रता का तर्क यह स्पष्ट करता है कि व्यक्ति क्या करने से मुक्त है, ठीक है। नकारात्मक स्वतंत्रता आर्थिक क्षेत्र में हस्तक्षेपकारी राज्य का समर्थक है। नकारात्मक स्वतंत्रता के अनुसार जो है राज्य का कार्य क्षेत्र सीमित है और नकारात्मक स्वतंत्रता के अनुसार प्रतिबंध एक बुराई है। ये कहते हैं प्रतिबंध एक बुराई है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने ये जाना। और नकारात्मक स्वतंत्रता कुछ इस तरह से इसके पॉइंट को आपको एक्सप्लेन करना है। आगे सकारात्मक स्वतंत्रता में आएंगे तो ये कहते हैं कि सकारात्मक स्वतंत्रता के पक्षधरों का मानना है कि व्यक्ति केवल समाज में ही स्वतंत्र हो सकता है, समाज से बाहर नहीं, और इसलिए वह इस समाज को ऐसा बनाने का प्रयास करते हैं जो व्यक्ति के विकास का रास्ता साफ करे। दूसरा पॉइंट दे रखा है, सकारात्मक स्वतंत्रता के अनुसार राज्य का कार्य क्या है, व्यक्ति के विकास में आने वाली जो भी बाधाएं हैं उनको दूर करना है। अगला पॉइंट है सकारात्मक स्वतंत्रता के तर्क कुछ करने की स्वतंत्रता के विचार की व्याख्या से जुड़े, यानी कुछ क्या करने की, ठीक है। आगे जो है पॉइंट, सकारात्मक स्वतंत्रता व्यक्ति के पूर्ण विकास के लिए राज्य को आवश्यक मानती है। अगला है सकारात्मक स्वतंत्रता राज्य को कल्याणकारी भूमिका के रूप में देखती है। और नकारात्मक स्वतंत्रता
के अनुसार प्रतिबंध एक बुराई है, परंतु क्या है सकारात्मक स्वतंत्रता ऐसा नहीं मांगती है। तो यहाँ पे आपने ये देखा, ठीक है। ये आपका 13वां क्वेश्चन हो गया। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। ये था आपका 13वें का पहला। अब इसी के 8वें में भी दिया गया है। अथवा है आपका न्याय के जो विभिन्न आयाम है उसका वर्णन करना है, ठीक है। ये आपका अथवा है और इसमें न्याय के विभिन्न आयाम आपको बताने। तो न्याय का जो है कई सारे आयाम है, जिसमें विधिक न्याय, इसमें यह न्याय की एक संकीर्ण अवधारणा है तथा समाज में विधिक प्रक्रिया के रूप में विद्यमान है। कोर्ट ऑफ लॉ विधि की व्याख्या करता है तथा वाद विवाद में सम्मिलित वादियों के पक्ष विपक्ष सुनने के पश्चात इसे अधिनियमित करता है तथा करता है। यहाँ न्याय विधि न्यायालय द्वारा प्रशासित है तथा न्यायाधीश की व्याख्या को न्याय का प्रतीक माना जाता है। तो विधिक न्याय क्या है, मतलब इसके अंदर आप देखेंगे एक जज होगा, न्यायाधीश होगा, दोनों के फैसले, दोनों की जो है बातें सुनेगा जो भी है, ठीक है। अब दोनों की बातों को सुनकर जो है न्याय करेगा, सिर्फ यही बता रखा है, ज्यादा कुछ नहीं है विधिक न्याय। राजनीतिक न्याय क्या है? राजनीतिक न्याय आप नॉर्मली आप सभी जानते होंगे, जिसके अंदर जो है समान राजनीतिक अधिकारों को इसको प्रेरित करना है। राजनीतिक न्याय राजनीतिक क्षेत्र में लोगों की स्वतंत्रता तथा निष्पक्ष सहभागिता के लिए सार्वभौमिक वैश्विक मताधिकार आप इसके अंदर डाल देंगे, ठीक है। राजनीतिक न्याय की अभिव्यक्ति है सार्वजनिक कार्यालयों में निर्वाचित होने के लिए अवसर है, जैसे चुनाव में खड़े होने का है, और की समानता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और एक संघ बनाने की स्वतंत्रता राजनीतिक न्याय के महत्वपूर्ण स्तंभ है। तो जहां राजनीति का है वहां सार्वभौमिक वैश्विक मताधिकार आप जो है लिख देना है। आपको चुनाव में जो है चुनाव आप लड़ सकते हैं, ठीक है। राजनीतिक जहां आ जाए वहां पे आप जो है अधिकार, ये सारी चीजें आप लिख सकते हो। सामाजिक में क्या आएगा? सामाजिक न्याय। तो इसका सामाजिक न्याय में आएगा, इसका अर्थ है सभी प्रकार की सामाजिक विषमता, जो भी सामाजिक विषमता है उनको दूर करना तथा जीवन के समस्त क्षेत्रों में प्रत्येक नागरिकों को उसके व्यक्तित्व के विकास के लिए अवसर सुनिश्चित करना, सामाजिक सुरक्षा निश्चित करना तथा समान राजनीतिक अधिकारों का प्रावधान करना। सामाजिक न्याय की अवधारणा इस विश्वास पर आधारित है कि सभी मनुष्य समान है तथा उनसे जो है जाति, धर्म, लिंग व जन्म स्थान के आधार पर जो है भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। तो ये हो जाएगा सामाजिक न्याय। अगले पॉइंट पे आते हैं। अगला पॉइंट है आपका आर्थिक न्याय। इसका अर्थ, आर्थिक न्याय देखते तो इसका अर्थ है सभी को जीवन यापन के लिए समान अवसर प्रदान करना। इसका आज से ऐसे लोगों की सहायता करना भी है जो कार्य करने तथा अपनी जीविका अर्जित करने में सक्षम नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति की मौलिक आवश्यकताओं जैसे भोजन, वस्त्र हो गया, आश्रय हो गया तथा शिक्षा हो गया, इसकी पूर्ति होनी चाहिए और यह समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाए, समान आर्थिक अवसर हो, ठीक है, संसाधनों का उचित वितरण आदि प्रावधानों के माध्यम से आजीविका के पर्याप्त साधनों का आश्वासन देता है। तो यहाँ पे कुछ इस तरह से जो है आपने ये देखा आर्थिक न्याय। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, न्याय के जो आयाम वाले क्वेश्चन से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, करके जरूर जाना आपको। ये आपका आ जाता है क्वेश्चन नंबर 11वां, जो मैंने आपको बताया था, जिसमें आपका मैप वाला था। तो मैप वाले में मैंने आपको कई बार बता रखा है कौन सी चीज कहाँ पर है, जैसे यूपी आपका, ठीक है, आपका बिहार, मैंने आपको कई बार बता रखा है। ये सारे के सारे टोटल 6 है, 6 के 6 मैंने आपको बता रखा है। और जब आप पिछली वीडियो अगर देखा होगा आपने तो आपको पता होगा कौन सी चीज कहाँ पर है। तो ये था आपका जो है क्वेश्चन पेपर, आपका जो है 18 तारीख का जो एग्जाम होने वाला है उसके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यही था आज का वीडियो। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो नीचे आपको जो है रेड कलर का सब्सक्राइब का बॉक्स दिखेगा, जहां सब्सक्राइब लिखा होगा उसके ऊपर क्लिक कर देना है और बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट कर देना है। इससे आप हमारे आने वाली जो नई वीडियोस है, जब मैं अगला पेपर डालूंगा तो वो आपके पास जो है नोटिफिकेशन चला जाएगा, जिससे आप हमारी वीडियोस देख पाओगे। तो यही था आज का वीडियो। मिलता हूं आपसे अगले और एक्साइटिंग वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।